हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उससे कैसे बचा जाए और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शरीर में उत्पन्न ना हो इसके लिए क्या किया जाए। तो पूरी बात समझते हैं, वीडियो अंत तक देखिए, पूरी बात ठीक से समझ में आ जाएगी और मेरी गारंटी है कि आपको कुछ चीज़ें हेल्थ के बारे में नई चीज़ें पता चलेंगी। तो आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और अभी तक प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो इस तरह से आपको और आपके जो नियर बाय फ्रेंड्स हैं उनको जानकारी मिलती रहेगी और आपकी जानकारी बढ़ेगी तो बीमार होने की संभावना कम होगी। तो देखिए, जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म बायोलॉजी का टर्म है। इसमें दो प्रोसेस हैं, एक कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। जैसे इस बोर्ड पे दिख रहा है, देखिए मेटाबॉलिज्म है, इसमें दो टर्म हैं, एक कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हानिकारक अनावश्यक पदार्थ टूटते हैं और टूट करके बाहर निकलता है। तोड़ने का अधिकतम कार्य लीवर करता है, इसीलिए लीवर को प्रोसेसर बोला जाता है। शरीर के प्रोसेसर का काम करता है लीवर। जैसे एक कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है। तो अगर आपका लीवर ठीक है तो कैटाबॉलिज्म ठीक से चलेगा, यानी जितने भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल हैं वो टूटेंगे, नियत समय पर टूट के बाहर निकलेंगे। एग्जाम्पल की तरह इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आरबीसी है, तो जो भी आरबीसी आज बनेगी 120 दिन बाद उसको टूटना है और जो कल बनेगी कल के 120 दिन बाद उसको टूटना है। यानी बारी बारी से प्रोसेस चलते रहते हैं। यानी जो आज बनेगी 120 दिन बाद टूटेगी आरबीसी, फिर जो कल बनेगी उसके 120 दिन बाद, उसके बाद परसों जो बनेगी उसके 120 दिन बाद। इस तरह से बॉडी में प्रोसेस चलते रहते हैं। तो इसी तरीके से आरबीसी ही नहीं, पूरी बॉडी 7 साल में रिन्यू हो जाती है। 7 साल में पूरी रिन्यू हो जाती है। तो हम लोगों की पूरी बॉडी 7 साल में नई बन जाती है। अब सीधी सी बात है कि अगर बॉडी के अंदर के जो भी कंपोनेंट्स हैं अगर वो चेंज हो रहे हैं, टूट फूट रहे हैं, तो उसकी रिपेयर की भी ज़रूरत है। रिपेयर की ज़रूरत है, उसी के लिए दूसरा प्रोसेस है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में लाभदायक जरूरी पदार्थों का सिंथेसिस होती है, बॉडी में बनते हैं। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ठीक से चलते रहें तो मेटाबॉलिज्म ठीक से चलेगी। यानी मेटाबॉलिज्म यूँ समझ लीजिए कि दो चीज़ों के मिलने से बना है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ठीक से चले ज़रूरी है बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अगर कैटाबॉलिज्म की रेट कम हो गई, सपोज दैट अगर कैटाबॉलिज्म की रेट कम हो गई तो शरीर में हार्मफुल वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाएंगे ना, और हार्मफुल वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाएंगे तो भी दिक्कत क्रिएट करेंगे। और अगर एनाबॉलिज्म कम हो गई तो शरीर के लिए जो लाभदायक जरूरी पदार्थ हैं वो ठीक से बन नहीं पाएंगे तो भी दिक्कत क्रिएट होगी। यानी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का चलना, ठीक से चलना ज़रूरी प्रोसेस है। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक से चलती है तो कई बीमारियां आपके अंदर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि जो आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग होना मतलब बॉडी के अंदर का जो प्रोसेस है वो स्ट्रांग और ठीक उचित तरीके से चल रहा है। तो इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो बॉडी के अंदर किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई का संक्रमण नहीं होगा। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाली जो डिजीज़ हैं उसमें किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई का संक्रमण नहीं होता। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बॉडी के कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को ठीक से उचित तरीके से न चलने की वजह से उत्पन्न होता है। तो जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाली डिजीज़ हैं, जैसे कुछ नाम यहाँ पे लिखे हैं, तो सामान्य मेटाबॉलिक बीमारी डायबिटीज़ है। अगर आपसे पूछेंगे कि डायबिटीज़ किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से होता है तो आंसर है नो। ब्लड प्रेशर, ये भी किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई की वजह से नहीं होता। थायराइड, ये भी नहीं। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इसी तरीके से पता नहीं कितनी बीमारियां हैं, उनके लिए न तो बैक्टीरिया जिम्मेदार है, न तो वायरस जिम्मेदार है, न तो फंजाई जिम्मेदार है। यानी कोई भी एंटीजन, एंटीबॉडी या फिर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उत्पन्न क्यों हो जाती हैं। सोचिए,
ये सब जितनी बीमारियां लिखी गई हैं या इसी जैसी और कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, वो इधर की गड़बड़ी की वजह से उत्पन्न होती हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में गड़बड़ी होगी तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी शरीर के काम करने की जो रेट है, जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसी डिस्टर्बेंस का रिजल्ट है ये सब बीमारियाँ। तो अब सीधी सी बात है कि इन सब बीमारियों को ट्रीटमेंट के लिए या फिर ये बीमारियां बॉडी में इंटर न करें उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे क्या करें, पहली बात दिनचर्या नियमित रखें। सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस दिनचर्या अनियमित होने की वजह से होती है। तो आप दिनचर्या को क्या रखें, नियमित रखें। तो दिनचर्या अगर नियमित रखते हैं, यानी सोने, जगने, खाने पीने, दैनिक क्रियाओं का अगर टाइम निर्धारित है, तो बॉडी के जो मैकेनिज्म अंदर चलती है ना, जो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की, वो ठीक से चलेगी। इमेजिन कर लीजिए इस तरह से, जैसे मान लीजिए रोज़ आप 10 बजे खाना खाते हैं, तो बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करती है कि उस 10 बजे के टाइम में बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अच्छे से निकलें ताकि भोजन का पाचन हो सके। तो अगर आप बॉडी को ट्रेन करते हैं तो बॉडी एक नियमित ढर्रे पर रहेगी, तो उसमें बॉडी को कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यानी आप 10 बजे के आसपास अगर आप खाना खा लेते हैं तो 10 बजे एंजाइम जो निकलना है डाइजेशन के लिए वो निकलेंगे, तो पाचन अच्छे से हो जाएगा। जब पाचन अच्छे से हो जाएगा तो शरीर के अंदर जो जरूरी पोषक पदार्थों का अवशोषण है वो भी ठीक से होगा ना। अब आपने 10 बजे कभी खाया, कभी 12 बजे खा लिया, कभी 2 बजे खाया, कभी नहीं खाया, कभी 7 बजे खा लिया, तो अब होगा क्या कि बॉडी को भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। एंजाइम को निकलने में दिक्कत हो सकती है जब आप इर्रेगुलर हैं, आपकी दिनचर्या इर्रेगुलर है। सोचिए, अगर आप 10 बजे अधिकतर टाइम खाते हैं ना, अगर आप 12 बजे खा लेंगे तो उसको पचाएगा कौन? पचने में दिक्कत आएगी। जब पचने में दिक्कत आएगी तो पोषक पदार्थ अवशोषित नहीं होंगे। तो अगर आप 12 बजे कभी खाया, कभी 2 बजे खाया, तो पाचन तो होगा लेकिन उतने अच्छे से नहीं होगा जितने अच्छे से 10 बजे होता था। तो इस वजह से दिक्कत क्रिएट होने लगती है। और ये सब समस्याएं 30 साल तक तो नहीं आएंगी। जब एज 30 साल है तब बॉडी बैलेंस कर लेती है और विल पावर थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। लेकिन जब ही 30 प्लस होने लगती है, उस तरफ जाती है, तब इन सब के जो रिजल्ट हैं एबनॉर्मल फिनोमेना के, वो सब आने लगते हैं। तो दिनचर्या नियमित रखें, इससे काफ़ी आसानी होगी। आप 10 बजे अगर 11 बजे आप सोते हैं तो जब हम बिस्तर पर जाएंगे 5 से 7 मिनट में अच्छे से नींद आ जाएगी। और अच्छे से नींद आ जाएगी तो भोजन भी अच्छे से, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो फिर कई दूसरी बीमारियाँ उत्पन्न नहीं होती। तो दिनचर्या आप कोशिश करें नियमित रखने की। 1 महीने में, 2 महीने में 1-2 बार कभी डिस्टर्बेंस हो गया तो उससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो दरअसल होता क्या है कि दिनचर्या अगर आप रेगुलर नहीं रखेंगे तो बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगी। जब उसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो भी आपको डिस्टर्ब करेगी। बहुत सीधी सी बात है। और प्राकृतिक भोज्य पदार्थ लें, जितने भी नेचुरल फूड सप्लीमेंट है ना वही लें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि नेचुरल फूड सप्लीमेंट में जो कंपोनेंट हैं वो नेचुरल फॉर्म में, बॉडी के एडाप्टेबल फॉर्म में हैं, तो बॉडी को कम हार्म पहुँचाएंगे, कम नुकसान पहुँचाएंगे। और मौसमी फल या सब्जियों का ज़रूर सेवन करें। जो भी मौसमी फल उस टाइम पे मिलते हैं उनको आप ज़रूर सेवन करें, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कई मल्टीविटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर की आवश्यकता के लिए नेचर द्वारा बनाए गए हैं ना। तो आप उनको सेवन करें और पेन किलर कम से कम उपयोग करें। आज की डेट में सबसे ज़्यादा नुकसान पेन किलर पहुँचा रहे हैं बॉडी को। तो पेन किलर का उपयोग जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।